दोस्तों इससे पिछली वीडियो में हमने जाना कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में अपनी कंपनी के अंतर्गत हम जो भी एंट्रीज करते हैं उनके आधार पर अपने आप GSTR 1 रिटर्न तैयार होता है। तो जो हमारे द्वारा की गई एंट्रीज के आधार पर अपने आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में GSTR 1 रिटर्न तैयार होता है, इसको हम किस तरह से देखेंगे ये मैंने इस वीडियो में बताया है। इसके अलावा दोस्तों हमारे द्वारा की गई एंट्रीज के आधार पर जो GSTR 1 रिटर्न तैयार होता है उसमें हमारी एंट्रीज अलग अलग टेबल में जाती हैं। तो ये अलग अलग टेबल में हमारी जो एंट्री जाती हैं वो किस रीजन से जाती हैं ये भी इस वीडियो में आपको डिटेल में बताया गया है। इसके अलावा जब हम जीएसटी पोर्टल पर अपनी GSTR 1 रिटर्न फाइल करने के लिए जाते हैं तो वहां पर कौन कौन सी टेबल होती हैं वो टेबल आपको बताई गई हैं और उन टेबल में आपकी कौन कौन सी जानकारी किस फील्ड में और किस रीजन से जाती है ये सब कुछ इस वीडियो में आपको विद एग्जाम्पल बताया गया है। तो यदि आप इस टॉपिक को क्लियर करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर #74 नंबर वाली ये वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको वीडियो की लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं और टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों आज बात करते हैं इससे आगे की, यानी हमने जो हमारी कंपनी है आकाश ट्रेडर्स, इसके अंतर्गत हमने जो भी एंट्रीज की हैं उसके आधार पर अपने आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में GSTR 3 रिटर्न तैयार हुआ है। अब जो GSTR 3 रिटर्न तैयार हुआ है उसको हम किस तरह से देखेंगे ये आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा। यानी आपकी कोई भी कंपनी है जिसमें कि आप कार्य कर रहे हैं और उन कंपनी में की गई एंट्रीज के आधार पर GSTR 3 रिटर्न तैयार हुई है तो उसको आप किस तरह से देखेंगे ये इस वीडियो में बताया जाएगा। इसके अलावा जो GSTR 3 हमारी एंट्रीज के आधार पर तैयार होता है उसमें हमारी एंट्री अलग अलग टेबल में जाती है। तो जो अलग अलग टेबल में हमारी एंट्री जा रही है वो किस रीजन से जा रही है ये भी डिटेल में इस वीडियो में बताया जाएगा। इसके अलावा जीएसटी पोर्टल पर जब हम अपनी GSTR 3 रिटर्न फाइल करने जाते हैं तो वहां पर भी हमको टेबल वाइज जानकारी ही हमारी जाती है। तो कौन सी टेबल में हमारी कौन सी जानकारी जाती है, किस तरह से जाती है, ये सब कुछ आपको विद एग्जाम्पल आज की वीडियो में बताया जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारी जो फर्म है आकाश ट्रेडर्स, इसके अंतर्गत जो हमने एंट्री की है उसके आधार पर इसमें GSTR 3 रिटर्न तैयार हुआ है। उसको कैसे देखते हैं चलिए जानते हैं। GSTR 3 रिटर्न को देखने के लिए गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है। यहाँ से दोस्तों मैं जाऊंगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। मैंने डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया, हम आ गए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आने के बाद हमें यहाँ पर जाना होगा GST रिपोर्ट्स में। मैंने GST रिपोर्ट्स को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों हम आ गए GST रिपोर्ट्स में। अब GST रिपोर्ट्स में देखेंगे तो यहाँ पर मुझे GSTR 3 देखनी है तो मैं GST रिपोर्ट से GSTR 3 को सिलेक्ट करूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पर GSTR 3 में हम आ जाएंगे और यहाँ पर हमारे द्वारा की गई एंट्रीज के आधार पर अपने आप आपको GSTR 3 रिटर्न तैयार मिलेगा। अब यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, पहले GSTR 3 से रिलेटेड कुछ जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि जो GSTR 3 रिटर्न है वो मंथली बेसिस पर भी फाइल की जाती है और क्वार्टरली बेसिस पर भी फाइल की जाती है। मतलब जीएसटी में जो रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं उनमें से कुछ टैक्स पेयर इसको मंथली फाइल करते हैं और कुछ क्वार्टरली भी फाइल करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको इस जगह पर आने के बाद अल्ट के साथ F2 प्रेस कीजिए और यदि आप मंथली फाइलर हैं तो आप यहाँ पर मंथली अपनी GSTR 3 भी देख सकते हैं, क्वार्टरली फाइलर है तो क्वार्टरली देख सकते हैं। बस यहाँ पर पीरियड में आपको करना है ना। अब मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ आकाश ट्रेडर्स जो मेरी फर्म है ये मंथली फाइलर है, यानी GSTR 3 रिटर्न मंथली फाइल करते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 मई 2021 से लेकर और 31 मई 2021 पीरियड कर देता हूँ क्योंकि मुझे मई मंथ की अपनी GSTR 3 रिटर्न जो तैयार हुई है उसको देखना है और उसको फाइल करना है, ठीक है ना। अगर क्वार्टरली होंगे आप तो आप यहाँ पर क्वार्टर पीरियड कर लीजिए, अप्रैल टू जून, तो 1 अप्रैल से लेकर 30 जून कर लीजिए, है ना। बाकी यहाँ पर आगे जो मैं बताऊंगा उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैंने यहाँ पर मई का पीरियड कर लिया और सिलेक्ट करके इसको एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पर पीरियड होगा 1 मई 2021 से लेकर 31 मई 2021, ठीक है ना। और GSTR 3 रिटर्न तैयार। अब दोस्तों यहाँ पर ये जान लेते हैं कि GSTR 3 रिटर्न में हमारी कौन सी एंट्री शामिल होती है, यानी कौन सा डेटा हमको इसमें देना होता है GSTR 3 रिटर्न में जब हम GST पोर्टल पर फाइल करने जाते हैं अपनी GSTR 3 रिटर्न। तो दोस्तों GSTR 3 रिटर्न में हमको आउटवर्ड सप्लाईज की जानकारी देनी होती है और उस आउटवर्ड सप्लाई पर हमने जो भी टैक्स कलेक्ट किया है अपने बायर से उसकी जानकारी भी यहाँ पर देनी होती है। लेकिन यहाँ पर हमको डिटेल में जानकारी नहीं देनी होती है आउटवर्ड सप्लाईज की, सिर्फ हमको टैक्सेबल वैल्यू बतानी होती है। जो भी हमने आउटवर्ड सप्लाईज किया यानी सेल किया उसकी टैक्सेबल वैल्यू बतानी होती है और टैक्सेबल वैल्यू बताने के साथ साथ किस हेड में हमने कितना टैक्स कलेक्ट किया है वो हमको बताना होता है, यानी किस हेड में हमारी कितनी लायबिलिटी है वो हमको सिर्फ यहाँ पर बतानी होती है। डिटेल में कोई भी जानकारी नहीं देनी होती है, सिर्फ एक फिगर डालना होता है, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ होता है ये दोस्तों कि इसमें हम अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट की क्लेम करते हैं, यानी हमने परचेज की और परचेज करने पर जो हम टैक्स पे करके आए है ना, तो वो हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट होती है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट भी हम इसी में क्लेम करते हैं और वो भी हमको सिर्फ फिगर देना होता है कि किस हेड में हम कितनी
इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं, कितनी आईटीसी हमको क्लेम करना है। डिटेल में कुछ भी नहीं देना होता है, सिर्फ जो है आपको फिगर डालनी होती है कि आपको जो आईटीसी क्लेम करना है तो आईजीएसटी के हेड में कितनी क्लेम करना है, सीजीएसटी एसजीएसटी के हेड में कितनी क्लेम करना है, और यदि सेस का है तो सेस में आपको कितनी क्लेम करनी है। ये सिर्फ आपको यहाँ पर फिगर देना होता है। इसके अलावा आईटीसी हम क्लेम करने जाते हैं तो वहाँ पर हमको टैक्सेबल वैल्यू भी नहीं देनी होती है, सिर्फ हमको जितना हम टैक्स इसमें आईटीसी क्लेम करने जा रहे हैं उतना सिर्फ हमको एक फिगर डालना होता है ना। तो समझ में आ गया हो कि इसमें कंसोलिडेट जानकारी जाती है, डिटेल्ड जानकारी नहीं जाती है, ना तो हमारे आउटवर्ड सप्लाईज की और ना ही हमारे इनवर्ड सप्लाईज की, यानी ना तो लायबिलिटी की और ना ही यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की, है ना, सिर्फ फिगर जाता हो। तो ये आपने समझ लिया होगा। अब दोस्तों होता यह है कि जब हम जीएसटीआर 3B रिटर्न यहाँ पर तैयार हो गई और यहीं से हम जेसन फाइल जनरेट करते हैं, तो जेसन फाइल कैसे जनरेट की जाती है आईएफएफ के लिए, जीएसटीआर 1 के लिए, जीएसटीआर 3B के लिए, तो अगली वीडियो आपको मिलेगी, उसमें मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से आपको आईएफएफ फाइल करने के लिए, जीएसटीआर 1 फाइल करने के लिए, जीएसटीआर 3 फाइल करने के लिए जेसन फाइल जनरेट करना है ना। अब होता ये दोस्तों कि जीएसटीआर 3B रिटर्न यहाँ पर तैयार होगी, यही से हम जेसन फाइल जनरेट करेंगे और मई महीने की जब हम अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो जेसन फाइल जो हमने जनरेट की है यहाँ से उसको अपलोड कर देंगे जीएसटी पोर्टल पर, तो सारा का सारा डेटा हमारा यहाँ से उठकर चला जाएगा और जिस टेबल में हमारा जो डेटा यहाँ पर है उसी टेबल में वहाँ पर चला जाएगा और हम अपने चेक कर लेंगे जीएसटी पोर्टल पर जो डेटा पहुंचा उसको अपनी टेली के डेटा से मैच कर लेंगे और सब कुछ सही होगा तो हम उसको बहुत ही आसानी से फाइल कर पाएंगे। तो आपको समझ में आ गया इसमें क्या होगा। और दोस्तों इसमें क्या होता है कि हम अपने आउटवर्ड सप्लाईज की जानकारी देते हैं और आउटवर्ड सप्लाईज पर जो हमारी लायबिलिटी बनी है उसकी जानकारी देते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हमको क्लेम करना है उसकी जानकारी देते हैं और उसके बाद क्या होता है जब हम इस डेटा को लेकर जाते हैं जीएसटी पोर्टल पर तो हमारी लायबिलिटी और आईटीसी को आपस में एडजस्ट कर दिया जाता है, जीएसटी पोर्टल द्वारा सेटअप कर दिया जाता है और उसके बाद यदि हमारी लायबिलिटी बचती है तो हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से यानी चालान जनरेट करके और उसको पे कर देते हैं। और यदि किसी पीरियड में ऐसा भी होता है कि हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट ज़्यादा है, लायबिलिटी कम है, तो वहाँ पर सेटअप कर दिया जाता है और जो हमारी आईटीसी बच जाती है उस पीरियड में हमें कुछ पे नहीं करना होता है। आईटीसी ज़्यादा थी, लायबिलिटी कम थी, है ना, तो एडजस्टमेंट होने के बाद, सेटअप होने के बाद जो आईटीसी हमारी बच जाती है वो आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाती है और आगे के पीरियड में जब हम अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो वहाँ पर लायबिलिटी से वो एडजस्ट हो जाएगी, है ना। तो ये मोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आती हैं। आप दोस्तों जानते हैं कि जीएसटीआर 3B रिटर्न जो यहाँ पर तैयार हुई है उसको आपको किस तरह से समझना है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे ऊपर देखेंगे तो टेली प्राइम EDU के नीचे आपको लिखा हुआ मिल रहा है जीएसटीआर 3B, है ना, यानी ये जीएसटीआर 3B रिटर्न यहाँ पर तैयार है, उसको हम देखते हैं। अब दोस्तों देखिए पर्टिकुलर्स में हमारा कर्सर है टोटल वाउचर्स में, इससे आपको क्या समझना है, तो यहाँ पर पर्टिकुलर में टोटल वाउचर्स में हमारा कर्सर है और इधर देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है वाउचर काउंट में 53। इसका मतलब आपको ये समझना है कि इस पीरियड में यानी 1 मई 2021 से लेकर और 31 मई 2021 के बीच में मैंने टोटल 53 एंट्रीज की है ना, वो इसमें बताया जा रहा है। इसके बाद नीचे देखेंगे तो इंक्लूड इन रिटर्न, इसमें देखेंगे तो इंक्लूड इन रिटर्न में वाउचर काउंट में आ रहा है 46। इसका मतलब ये है कि इस पीरियड में यानी मई पीरियड में मैंने कुल 53 एंट्रीज की, जिनमें से 46 एंट्रीज ऐसी थी जो कि हमारी जीएसटीआर 3B रिटर्न से रिलेटेड थी और वो इसमें शामिल की गई हैं इंक्लूड इन रिटर्न में। और इसको जब आप सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी एंट्रीज में शामिल की गई हैं। हर एंट्रीज को आप खोलकर देख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर है पार्टिसिपेटिंग इन रिटर्न टेबल 46, यानी पूरी की पूरी 46 एंट्री हमारी जो नीचे टेबल है उसमें शामिल की गई है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर है नॉट रिलेवेंट इन दिस रिटर्न, है ना, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी इस रिटर्न से रिलेवेंट नहीं थी, वो कितनी है तो यहाँ देखेंगे 7, वाउचर काउंट 700 रहा है, 7 एंट्री हमारी ऐसी हैं जो कि इस रिटर्न से रिलेटेड नहीं थी, इसलिए इस रिटर्न में शामिल नहीं की गई। तो इस पीरियड में मैंने क्या किया, मई पीरियड में 53 एंट्रीज की टोटल, जिसमें से 46 एंट्री हमारी शामिल कर ली गई जीएसटीआर 3B में, 7 एंट्री हमारी शामिल नहीं की गई क्योंकि वो जीएसटी से रिलेटेड नहीं थी, या तो पेमेंट की एंट्री होंगी या रिसिप्ट की एंट्री होंगी या कॉन्ट्रा वाउचर एंट्री होंगी या नॉन जीएसटी एंट्री होंगी। इसको भी सिलेक्ट करके आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी 7 एंट्री आपकी इसमें शामिल नहीं की गई हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ अनसर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्शन नीड्स, है ना, तो इस जगह देखेंगे यहाँ पर 0 शो रहा है और यहाँ पर 0 ही शो होना चाहिए। यहाँ पर यदि 3 शो रहा होता तो इसका मतलब क्या है कि 3 एंट्री हमारी ऐसी हैं जो कि यहाँ पर अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में है और जिनमें नीड्स है करेक्शन, यानी हमको उसको सुधार करना होगा। तो यहाँ पर हमेशा आपको 0 ही होना चाहिए। यदि यहाँ पर 3 है 4 है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि उतनी एंट्री आपकी मिसमैच में पड़ी हुई है और उनका डेटा नीचे टेबल में शामिल नहीं हो रहा है और यहाँ से यदि फाइल करने जाएंगे तो वो डेटा आपको जीएसटी पोर्टल पर नहीं पहुंचेगा।
तो यहाँ हमेशा 0 होना चाहिए। यहाँ पे यदि 4 है तो आप इसको एंटर सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कीजिए और जो 4 एंट्री आपको बता दी जाएंगी वहाँ पर कि किस रीजन से आपकी मिसमैच में है उनको आप सुधार कीजिए और फिर उसके बाद 0 जब इस जगह पर हो जाए तभी आपको आगे बढ़ना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए टेबल वाइज हमारी जानकारी जाती है। नीचे आते हैं, ये टेबल्स है ना। यहाँ पर देखिए हमने जो एंट्रीज की हैं उन एंट्रीज के आधार पर जीएसटीआर 3B रिटर्न अपने आप तैयार हो गया, लेकिन हर एंट्री हमारी अलग अलग फील्ड में अलग अलग जो है ना टेबल में गई है। देखिए यहाँ पर मुख्य रूप से 5 टेबल हैं। 3.1 टेबल आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज। इसमें हमारी कौन सी एंट्री जाती है? आउटवर्ड सप्लाईज, यानी जो भी हमने आउटवर्ड सप्लाई की है, सेल की है, वो जानकारी हमारी इसमें जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा एंड इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, यानी हमने कोई ऐसी इनवर्ड सप्लाई ली है, परचेज की है जिस पर कि आरसीएम है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत रिसिपिएंट को ही उस पर टैक्स पे करना होता है, तो वो भी आपकी इसी टेबल में आएगी, है ना। तो वो कौन सी होती है? लायबल रिवर्स चार्ज के अंतर्गत, जैसे कि मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है ना। तो जब हम कोई माल मंगाते हैं तो उस पर जो भाड़ा देते हैं तो जो ट्रांसपोर्टर है वो हमको बिल्टी देता है, तो उसका जो अमाउंट होता है बिल्टी का, उस पर 5% के हिसाब से हमको ही उस पर टैक्स पे करना होता है, क्योंकि वो आरसीएम के तहत हमारी ये सर्विस आती है, ठीक है ना। तो वो भी आपको इसमें शामिल हो जाएगी। इसमें आपको देना है 3.1 टेबल में। 3.2 टेबल में है ऑफ द सप्लाई सोन इन 3.1, यानी 3.1 में जो सप्लाई शो हो रही है उसी में से निकल कर आ जाती है, अलग से नहीं होती है। जैसे यहाँ पर 17,43,900 हो रहा है, इसी में से बताया जाए कि ये जो हमारी है 9,01,100 रुपए की हमने इस तरह की सेल की है, तो इसमें कौन सी जाएगी? 3.2 टेबल में। ये 3.1 टेबल का हिस्सा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ऑफ द सप्लाई सोन इन 3.1 में शो हुआ है, उसी में से इसमें से निकल कर आ जाती है ना। तो यहाँ पर अबव डिटेल्स ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई, यानी आपने अपने स्टेट से बाहर सप्लाई की है, किसको? अनरजिस्टर्ड पर्सन को, अनरजिस्टर्ड पर्सन को की है ना। अनरजिस्टर्ड पर्सन यानी यूआरडी या फिर कंज्यूमर को की है वो। और कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, यानी आपने अपनी स्टेट से बाहर के किसी कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को या अनरजिस्टर्ड को या कंज्यूमर को सेल की है, तो वो आपकी इसमें आ जाएगी, है ना। और ये ऊपर वाली जो टेबल है इसी में से निकल कर आती है, अलग से नहीं होती है। 17,43,900 रुपए में ये इंक्लूड है ना। तो ये यहाँ पर अलग से आपको शो करानी होती है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 4 नंबर की टेबल है एलिजिबल आईटीसी, है ना, जिसमें देखिए यहाँ पर आईजीएसटी के हेड में 2,57,290 और सीजीएसटी और एसजीएसटी के हेड में 52,920 52,920 हो रहा है ना। तो एलिजिबल आईटीसी का मतलब है कि जो आईटीसी हम क्लेम करने जा रहे हैं, यानी हमने परचेज के अलावा डेबिट नोट हमारे सप्लायर ने हमें इशू किया, तो उससे भी हमारी आईटीसी बनेगी, यानी किसी भी तरह से जो भी आपको आईटीसी क्लेम करनी है वो आपकी इसमें आ जाती है। तो मैंने यहाँ पर जो परचेज किया है तो अपने आप यहाँ पर आ गया कि 2,57,290 रुपए हमें आईजीएसटी के हेड में क्लेम करने हैं आईटीसी को, और सीजीएसटी एसजीएसटी के हेड में हमें आईटीसी क्लेम करना है 52,920 और 52,920 रुपए, है ना। इसके बाद है 5 नंबर की टेबल, यहाँ है, इसको समझिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट नील रेटेड एंड नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाईज, या ध्यान समझना आपको, यानी इनवर्ड सप्लाईज की बात हो रही, कौन सी? वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट नील रेटेड, यानी आपने क्या किया है? परचेज की है। कौन सी परचेज की है? या तो नील रेटेड परचेज की है प्रोडक्ट, मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट परचेज की है जो कि नील रेटेड है, जिन पर कोई टैक्स नहीं है, या फिर मैंने एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट परचेज की है ना, तो वो हमको इसमें देनी होती है जानकारी। यानी ये इनवर्ड सप्लाईज की टेबल है ना, वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट नील रेटेड एंड नॉन जीएसटी सप्लाईज। तो यहाँ पर 3,08,800 रुपए की मैंने ऐसी परचेज की है जिस पर की कोई टैक्स नहीं है, एग्जेम्प्ट है या फिर नील रेटेड है, वो इसमें आ गया, है ना। इसका 5.1 टेबल है, इसमें इंटरेस्ट एंड लेट फीस पेबल होता है। तो क्या होता है, जब हम जीएसटी पोर्टल पर अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने जाते हैं और उससे पहले की किसी पीरियड में हमने अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न को ड्यू डेट के बाद फाइल किया है, तो जितने दिन हमने ड्यू किया है उस हिसाब से लेट फीस अपने आप वहां पर कैलकुलेट होती है, ये हमको नहीं करनी होती है। और इंटरेस्ट की बात करें तो जीएसटी पोर्टल पर जाकर ही हमको 5.1 नंबर की टेबल में अपना इंटरेस्ट भी पे करना होता है। इंटरेस्ट किस स्थिति में पे करना होता है ना, वो भी समझ लीजिए। यानी ये जो आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं जीएसटीआर 3B रिटर्न, है ना, और इसकी ड्यू डेट है 20 तारीख मान लीजिए, और आप 30 तारीख को फाइल करने जा रहे हैं, तो 10 दिन आपने लेट फाइल किया, है ना। और यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से जो पेमेंट करना है, जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, मई महीने की अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न आपको 20 जून तक फाइल करनी है, मान के चलते 20 जून तक फाइल करनी है ना। और वो जो आपकी मई महीने की जो रिटर्न है उसमें आपकी 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी ऐसी बनी है जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करनी है, ये आप ध्यान रखना। जो आपको चालान जनरेट करके पे करना है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करना है, उसी पर आपको इंटरेस्ट देना है, पूरी लाइबिलिटी पे नहीं देना है ना। अब हुआ क्या, मई महीने में हमने मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते, 5 लाख रुपए की हमारी आउटवर्ड सप्लाईज, 5 लाख रुपए की हमारी जो है लाइबिलिटी बन रही थी टैक्स की, और 4 लाख रुपए हमारी आईटीसी थी। तो सेटअप होने के बाद 1 लाख रुपए जो बच गए, लाइबिलिटी बच गई, वो हमें इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करना होगा। तो इस 1 लाख रुपए पर हमें इंटरेस्ट वहां पर कैलकुलेट करना होगा स्वयं से,
10 दिन के लिए, यानी 10 दिन हम लेट हुए तो 10 दिन के लिए 1 लाख रुपए पर हमें वहां पर इंटरेस्ट स्वयं कैलकुलेट करके और जीएसटी पोर्टल पर जिस हेड का है उस हेड में हमको डालना होगा। तो 5.1 टेबल ये है। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, जीएसटी पोर्टल पर चलता हूँ। जीएसटी पोर्टल पर आपको बताता हूँ कि वहां पर भी इसी तरह की टेबल्स रहती है। देखिए यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इस जगह देखिए 3.1 टेबल है। जैसे कि हमारी टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में 3.1 टेबल्स हो रही है, उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए 3.1 टेबल है। 3.2 टेबल इंटर स्टेट सप्लाई, तो देखिए 3.2 टेबल भी यहाँ पर सो रही है हमारी टेली में भी। इसके बाद है टेली में देखेंगे तो 4 नंबर की टेबल है एलिजिबल आईटीसी, तो देखिए यहाँ पर 4 नंबर की टेबल है एलिजिबल आईटीसी। 5 नंबर की टेबल एग्जाम रिलेटेड एंड नॉन जीएसटी इनवर्ट सप्लाईज, तो देखिए यहाँ पर भी यही वाली टेबल है। इसके अलावा 5.1 की टेबल है इंटरेस्ट एंड लेस फीस, है ना, तो ये जो है ना इस जगह पर ये है ना। तो जो हमारे यहाँ पर टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में जो टेबल्स हैं वही टेबल्स आपकी वहाँ पर है ना। तो क्या करेंगे, जब आप यहाँ से जेसन फाइल जनरेट करेंगे और डेटा को लेकर जाएंगे तो यहाँ पर जो 3.1 टेबल का डेटा है वो 3.1 टेबल में पहुंच जाएगा। 3.2 टेबल का डेटा है वो 3.2 टेबल में जीएसटी पोर्टल पर पहुंच जाएगा। 4 नंबर का जो डेटा है वो 4 नंबर की टेबल में पहुंच जाएगा। 5 नंबर का जो डेटा है वो 5 नंबर की टेबल में पहुंच जाएगा। और 5.1 में यदि आपकी कोई लेट फीस इससे प्रीवियस पीरियड में आपने लेट फाइल की थी अपनी जीएसटी 3B, तो अपने आप वहां पर कैलकुलेट हो जाएगा, होकर आ जाएगा 5.1 की टेबल में, और इंटरेस्ट आपको स्वयं से कैलकुलेट करना होगा, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया। अब दोस्तों ये जान लेते हैं कि जो आपको इस जगह पर दिख रहा है 3.1 टेबल, तो इसके उपभाग भी है ना, तो वो समझ लेते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको जूम कर देता हूँ। ये देखिए 3.1 टेबल है। अब 3.1 टेबल में जो जानकारी जाती है वो 3.1 टेबल इस तरह से नहीं जाती है, इसके उपभाग हैं उनको समझ लेते हैं। देखिए इनके सेक्शन है ABCDE 3.1 टेबल में, है ना। अब ये जो हमारी टोटल यहाँ पर आउटवर्ड सप्लाई थी 17,43,900 रुपए, और इस पर जो इंटीग्रेटेड टैक्स और सीजीएसटी और एसजीएसटी के हेड में जो हमारी लायबिलिटी बन रही थी वो यहाँ पर टोटल से हो रही है, लेकिन यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके से इसमें बतानी होगी। देखिए सबसे पहले क्या है, ए 3.1 का ए भाग है, इसमें कहा गया है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड, यानी आपने जो 17,43,900 रुपए की टोटल आपने टैक्सेबल वैल्यू है जो आपने सेल की है ना, उसमें से टैक्सेबल सप्लाई कितने की है, तो वो टैक्सेबल सप्लाई मैंने की है 14,52,900 रुपए की। और इस टैक्सेबल सप्लाई पर जो हमारी लायबिलिटी बनी है वो आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी के हेड में आपको यहाँ पर दिख रही है, ठीक है ना। तो ये इस वाली ये जो भाग है इसमें आपको देनी होगी आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई। इसके बाद इसका बी भाग है, इसमें आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जीरो रेटेड मतलब क्या है, आप अपनी कंट्री से बाहर कोई एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उस पर आपकी कोई लायबिलिटी बनती है तो वो जीरो रेटेड में आएगी, तो मेरे केस में ऐसा नहीं है तो ये खाली है, ठीक है ना। इसके बाद सी भाग है इसका, इसमें है अदर आउटवर्ड सप्लाईज नील रेटेड एग्जेम्प्ट, है ना। तो इसमें क्या करना है आपको, ये जो सी 3.1 टेबल का जो सी भाग है इसमें आपको उस सप्लाई की जानकारी देनी है, उस सेल की जानकारी देनी है जो कि आपकी नील रेटेड और एग्जेम्प्ट है। तो मेरे केस में इसमें 2,86,000 रुपए सो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि मैंने जो सेल की है उसमें नील रेटेड और एग्जेम्प्ट सेल की है 2,86,000 रुपए की, और चूंकि इस सेल पर हमारी कोई लायबिलिटी बनती नहीं है, हम कोई टैक्स कलेक्ट नहीं करते ग्राहक से, तो यहाँ पर आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी के हेड में आपको खाली मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा, अलग अलग तरह से जानकारी जाती है। इसके बाद है डी इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, इसको आप समझ लीजिए, है ना। तो ये आपके जीएसटीआर 1 का हिस्सा नहीं होती है, जीएसटीआर 3B का हिस्सा होती है। जब हमने जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल की थी तो वहां पर ये नहीं होती है, जीएसटीआर 3B में ही हमको इसकी जानकारी देनी होती है। ये वाली जो हमारी लायबिलिटी होती है उसकी जानकारी हम जीएसटीआर 3B में ही देते हैं। अब देखिए यहाँ पर इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, ये क्या है दोस्तों कि मैंने ट्रांसपोर्ट सर्विस ली है, और ट्रांसपोर्ट सर्विस ली है तो टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर सो रहा है कितनी, 5,000 रुपए। यानी हमने जो ट्रांसपोर्ट सर्विस ली है, माल मंगाया था, तो हमको 5,000 रुपए की बिल्टी दी थी नेशनल ट्रांसपोर्ट ने, तो उस 5,000 रुपए पर 5% यानी 5% इस पर आरसीएम है, तो 5% टैक्स हमें देना है आईजीएसटी के हेड में, क्योंकि हमारी स्टेट से बाहर का ट्रांसपोर्टर था। तो 5,000 का 5% निकालेंगे, 250 रुपए आईजीएसटी के हेड में हमारी लायबिलिटी बन रही है इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज के अंतर्गत, वो भी हमको इसी में देनी होती है। इस एंट्री को मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, ये देखिए मैंने एंट्री किस तरह से की है ना। तो ये जो है आपको समझना है कि इसकी जानकारी भी दोस्तों आपको इसी टेबल में देनी होती है। तो इसके ए भाग हो गए, है ना, डी भाग हो गया। इसके बाद देखेंगे तो 3.1 टेबल का ये भाग है ई, इसमें नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाईज, यदि आपने कोई ऐसी आउटवर्ड सप्लाईज की है जो कि नॉन जीएसटी है, यानी जिस पर जीएसटी नहीं है, जैसे कि पेट्रोलियम पदार्थ है वो जीएसटी से बाहर है, तो इस तरह की यदि आपने कोई सप्लाई की है जो कि नॉन जीएसटी है, जीएसटी के अंतर्गत नहीं आती है वो, तो उसकी आपको यहाँ पर देनी। तो मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये खाली है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 3.1 टेबल में जो हमारी आउटवर्ड सप्लाईज की जानकारी जाती है, आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज की जो जानकारी जाती है वो भाग उपभाग में जाती है, ABCD और ई में, है ना। अब मैंने ये समझ लिया इस जगह पर। अब चलते हैं दोस्तों जीएसटी पोर्टल
पोर्टल पर। जब हम जीएसटी पोर्टल पर जाएंगे तो वहां पर भी हमको 3.1 टेबल इसी तरह से मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर है 3.1 टेबल, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज। यहाँ पर भी आपको वही भाग मिलेंगे। देखिए यहाँ पर आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज है ना, जैसा कि हमारे ए भाग है ना 3.1 टेबल का ए भाग, बी भाग, सी भाग, डी भाग और ई भाग। तो जो भी हमारा इस जगह पर है ना, ए बी सी डी ई में हमारा जो भी यहाँ पर है डेटा, वो डेटा आपका पहुंच जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ए में देखेंगे तो इस जगह पर क्या आ जाएगा, हमारा कितना था 14,92,900 रुपए। तो यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू में आ जाएगा 14,92,900 रुपए। केवल आपको एक फिगर डालना है, कोई भी जानकारी अंदर नहीं मिलेगी आपको, है ना। केवल आपको फिगर डाल दीजिए कि आपकी जो है ना जो आपकी लायबिलिटी बन रही है वो आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई से कितनी बन रही है, यानी टैक्सेबल आपने कितने सेल किए उसकी टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर डाल देना। तो हमारे केस में 14,52,900 रुपए है, तो यहाँ पर 14,52,900 रुपए आ जाएंगे। और यदि आप मैनुअली फाइल कर रहे हैं, मैनुअली इसको जीएसटीआर 3 भी रिटर्न भर रहे हैं, तो आप यहाँ पर डाल देंगे 14,92,900 रुपए। इसके बाद आपकी लायबिलिटी कितनी बन रही है, तो आईजीएसटी के हेड में 1,38,148, मैं यहाँ पर डाल दूंगा 1,38,148 रुपए आईजीएसटी के हेड में। सीजीएसटी एसजीएसटी में 40,276 और 40,276, यहाँ पर 40,276 और 40,276 आ जाएगा, है ना। यदि आप जेसन फाइल जनरेट करके आएंगे तो आपका अपना डेटा यहाँ पर अपने आप भरकर आ जाएगा, जो आपका जीएसटी पोर्टल जो आपकी टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में 3.1 के ए भाग में सो रहा है ना। और आप मैनुअली भरना चाहें तो मैनुअली भी इस तरह से भर सकते हैं। दोनों ही बातें मैं आपको बता के चल रहा हूँ। इसके बाद बी में है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड। तो जीरो रेटेड मेरे केस में कुछ नहीं था, तो मैं इसको खाली छोड़ दूंगा, ठीक है ना। और टेली प्राइम सॉफ्टवेयर से जब मैं आऊंगा तो यहाँ पर कोई डेटा नहीं आएगा, क्योंकि हमारे केस में ऐसा कोई भी मैंने सप्लाई नहीं की है। सी में देखेंगे तो अदर आउटवर्ड सप्लाईज है ना, तो अदर आउटवर्ड सप्लाईज मैंने यहाँ पर सी भाग देखेंगे तो कितना है 2,86,000 रुपए। तो यहाँ पर आ जाएगा 2,86,000 रुपए सी भाग में अदर आउटवर्ड सप्लाई 2,40,000 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर टैक्स के साले कॉलम यहाँ पर है ही नहीं है, क्योंकि जो हम इस तरह की नील रेटेड एग्जाम सप्लाई करेंगे उस पर हमको कोई टैक्स पे नहीं करना होता है, क्योंकि हम ग्राहक से कुछ कलेक्ट नहीं करते हैं इस तरह की सप्लाई पर, तो वो इस जगह पर आ जाएगा, है ना। इसके अलावा देखेंगे तो इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, तो इस जगह पर कितना है इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज में डी भाग में 5,000 है ना। तो यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू में आ जाएगी 5,000 रुपए। आप यहाँ पर मैनुअली भरेंगे तो यहाँ पर 5,000 भर दीजिए। और इसमें आईजीएसटी के हेड में 250 रुपए की हमारी लायबिलिटी बन रही थी, तो 250 यहाँ पर भर देंगे और हम इसको कंफर्म कर देंगे। तो इस तरह से हमारा डेटा इसमें पहुंच जाएगा ना। तो 3.1 टेबल में आपने समझ लिया होगा कि किस तरह से ये डेटा आपका जाएगा। अब आते हैं दोस्तों इससे आगे वाली टेबल में। तो देखिए ये मैं इसको जूम कर देता हूँ, 3.2 टेबल है ना। तो देखिए जीएसटी पोर्टल पर जब आप जाएंगे तो वहां पर भी 3.2 टेबल है। वो कैसी दिखती है चलिए जान लेते हैं ना। अब हम आते हैं यहां पर 3.2 टेबल में। ये देखिए 3.2 टेबल है। यहाँ पर क्या लिखा हो, द सप्लाई सोन इन 3.1 ए डिटेल्स ऑफ इंटर स्टेट सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन एंड यूआईएन होल्डर, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपने टोटल से 3.1 टेबल में किया उसी में से हटा के उसी का हिस्सा होता है, लेकिन अलग से आपको बताना होता है ना। तो यहाँ पर आपको बतानी होगी। अब ये कैसे जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई बताना है आपको, कौन सी स्टेट में की आपने सप्लाई, टोटल टैक्सेबल वैल्यू इस जगह पर डाल देनी है, और अमाउंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स, क्योंकि इसमें जो आपकी लायबिलिटी बनेगी वो आईजीएसटी हेड की बनेगी, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा है इंटर स्टेट, है ना। तो आईजीएसटी के हेड में आपको इस तरह से डाल देंगे। और जब आप डेटा लेकर आएंगे तो आपका 3.2 टेबल का डेटा इस जगह पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो प्लेस ऑफ सप्लाई में आपको कौन सी स्टेट में आपने सप्लाई की, अपनी स्टेट से बाहर ही की होगी, क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आप स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। और टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी है इसमें, तो देखिए यहाँ पर हम टोटल टैक्सेबल वैल्यू जब इस जगह पर देखेंगे तो इसकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू है 9,01,100 रुपए। तो यहाँ पर मैं डाल दूंगा 9,01,100 रुपए। और इसका अमाउंट जो बनना है वो अमाउंट कितना है इस पर देख लेते हैं। तो इसका अमाउंट है दोस्तों 1,38,148 आईजीएसटी के हेड में। तो मैं 1,38,148 जगह पर डाल दूंगा। और इस तरह से मैं इसको मैन्युअली फाइल कर सकता हूँ। और जब आप जेसन फाइल लेकर आएंगे तो इस टेबल में आपकी ये वाली जानकारी आ जाएगी 3.2 टेबल की, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं इससे आगे की। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, और मैं आपको डिटेल में और बता देता हूँ। देखिए 3.2 टेबल है, इसको भी जब आप सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे ना, देखिए मैं इसको सेलेक्ट करके जब एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर भी इसमें अलग अलग आपकी जानकारी जाती है कि जो आपने अपनी इंटर स्टेट सप्लाई की है। तो यहाँ पर क्या बताया गया था, अनरजिस्टर्ड पर्सन, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, यूआईएन होल्डर है। तो यहाँ पर देखिए सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो आपने जो अनरजिस्टर्ड अपनी स्टेट से बाहर के जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई की है वो आपकी अलग यहाँ टेबल में जाएगी 6,54,600 रुपए, ठीक है ना, ये इसमें चला जाएगा। फिर है सप्लाई मेड टू कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, अगर आपने कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन की है तो 2,40,500 रुपए, ये अलग होगा ना। तो इस तरह से आपकी इसके भी 2 भाग हैं, 3 है ना। तो इस तरह से आपकी जानकारी यहाँ से जेसन फाइल जनरेट करेंगे तो अपने आप ऐसी की ऐसी जानकारी आपकी उस जगह पहुंच जाएगी, ठीक है ना। अब दोस्तों बात करते हैं अगली टेबल की, है ना। ये है हमारी एलिजिबल आईटीसी की 4 नंबर टेबल, है ना।
तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको जो ऊपर की टेबल है इनको मैं यहाँ पर अल्ट के साथ F1 प्रेस कर देता हूँ, है ना, कंडीशन कर देता हूँ। अब मुझे जो जानकारी चाहिए मैं ले चुका हूँ। अब एलिजिबल आईटीसी की बात करते हैं। तो 4 नंबर की टेबल जीएसटी पोर्टल पर भी होती है। अब 4 नंबर की टेबल जो एलिजिबल आईटीसी, इसको मैंने सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। तो देखिए इसके भी उपभाग होते हैं दोस्तों, जो आप आईटीसी क्लेम करने जा रहे हैं उसके भी यहाँ पर भाग है। अभी 4 नंबर की जो टेबल है वो एलिजिबल आईटीसी की है। मुझे कितनी आईटीसी क्लेम करनी है, तो देखिए यहाँ पर 2,57,290 रुपए आईजीएसटी के हेड में और 52,920 सीजीएसटी और एसजीएसटी के हेड में मुझे यहाँ पर क्लेम करने हैं। कैसे हो रही है तो ये समझ लीजिए। अब 4 नंबर की टेबल है, उसमें भी आपको अलग अलग यहाँ पर देनी होती है जानकारी। सबसे पहले है इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी आप जो आईटीसी क्लेम करने जा रहे हैं क्या वो इंपोर्ट ऑफ गुड्स से है, यानी आपने अपनी कंट्री से बाहर से परचेज किए, उस वजह से क्या आपकी आईटीसी बन रही है, नहीं बन रही मेरे केस में, तो मैं इसको खाली रख दूंगा या खाली है ये। इंपोर्ट ऑफ सर्विस है ना, तो आपने अपनी कंट्री से बाहर से कोई सर्विस रिसीव की है जिस पर कि आपकी आईटीसी बन रही है, क्लेम करना चाहते हैं, तो आपको इसमें डालनी है। तो ऐसे दोनों ही हेड में हमारी आईटीसी नहीं है। तीसरी है इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज, इसमें 250 रुपए इंटीग्रेटेड टैक्स के शो रहे हैं। तो वो कौन से शो रहे हैं दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था जब हमारी लाइबिलिटी थी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत हमने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पर 250 रुपए अभी ऊपर हमारी लाइबिलिटी बनी थी। तो वो जो लाइबिलिटी हमारी बनती है उसको हम क्लेम भी कर सकते हैं, हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट भी होती है। तो यहाँ पर भी वो अपने आप बुक हो गई, मैंने एक एंट्री की थी तो लाइबिलिटी में भी चली गई और 250 रुपए हमें यहाँ पर क्लेम करने हैं, है ना, तो वो भी इसमें आ गया है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू नहीं जाती है। इसमें जब आप आईटीसी क्लेम करेंगे तो देखिए यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू की कॉलम खाली है, आपको केवल फिगर देने होते हैं, कौन सी हेड में आपको कितनी आईटीसी क्लेम करनी है वो आपको फिगर देना होता है। तो 250 रुपए मुझे आईजीएसटी के हेड में क्लेम करने हैं, ये इस जगह पर आ रहा है। इसके बाद इनवर्ट सप्लाईज फ्रॉम आईएसटी, तो इस केस में हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब इन सारे केसों के अलावा हमारी कोई आईटीसी है तो वो आएगी ऑल अदर आईटीसी में ना, तो ना तो हमारी इंपोर्ट ऑफ गुड्स से थी, ना इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज से हमारी आईटीसी है ना, इनवर्ट सप्लाई लाइबल रिवर्स चार्ज से थी, 250 रुपए मैंने यहाँ पर डाल दिया, है ना। इसके अलावा जो हमारी परचेज पर आईटीसी मैंने जो परचेज की थी उस परचेज पर जो हमारी आईटीसी बनी वो हमारी आएगी ऑल अदर आईटीसी में। वो कितनी है, 2,57,040 रुपए हमारी इंटीग्रेटेड टैक्स के हेड में है और 52,920 और 52,920 हमारी है किसके, सीजीएसटी और एसजीएसटी के हेड में। और नीचे आप देखेंगे है ना ऑल अदर आईटीसी यहाँ पर है, इसको जब आप सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी सारी परचेज वहां पर दिख जाएगी, है ना, जिससे कि आपकी आईटीसी बनी है, लेकिन फिगर जाएगा, जानकारी पूरी नहीं जाएगी। आप देखना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कीजिए। तो ये कैसे आपकी 2,57,040 रुपए आईजीएसटी के हेड में बन रहे हैं, 52,920 सीजीएसटी और एसजीएसटी के हेड में कैसे बन रहे हैं वो आपको उस जगह पता चल जाएगा ना। शेष में कोई लाइबिलिटी आपकी आईटीसी होती तो शेष की भी आ जाती, मेरे केस में शेष की कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है, ना ही लाइबिलिटी है, इसलिए वो कॉलम खाली है। तो ऑल अदर आईटीसी में आप जो परचेज की आपकी आईटीसी जाएगी वो जाएगी ऑल अदर आईटीसी में। और नीचे आ जाएंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर नेट आईटीसी अवेलेबल 2,57,290 रुपए, यानी 2,57,040 रुपए परचेज से हमारी आईटीसी थी, 250 रुपए हमारी इनवर्ट सप्लाई लाइबल रिवर्स चार्ज के अंतर्गत बनी, है ना, तो 2,57,290 रुपए की हमारी टोटल नेट आईटीसी बनी, है ना। अब चलते हैं दोस्तों जीएसटी पोर्टल पर। तो जीएसटी पोर्टल पर भी 4 नंबर की टेबल मैंने आपको बताई थी, 4 नंबर की टेबल आपको इस तरह से मिलेगी, है ना। इसमें भी वही है जैसा कि हमने अभी देखा था टेली प्राइम में, है ना, इंपोर्ट ऑफ गुड्स के अंतर्गत हमारी कोई है नहीं है इनपुट टैक्स क्रेडिट, इंपोर्ट और सर्विसेज के अंतर्गत भी हमको आईटीसी क्लेम नहीं करनी है, इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज के अंतर्गत हमको क्या करना है, आईजीएसटी के हेड में 250 रुपए क्लेम करने हैं। तो यहाँ पर मैनुअली आप करेंगे तो 250 रुपए इस जगह डाल दीजिए, है ना। और सीजीएसटी एसजीएसटी में हमें कुछ क्लेम करना नहीं है, इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज के अंतर्गत, है ना, तो वो इस जगह आ जाएगा। और इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम आईएसडी ये भी हमारे केस में नहीं है। ऑल अदर आईटीसी में हमको क्या करना होगा, यहाँ पर ये मैनुअली अगर आप भर रहे हैं तो मैनुअली ऑल अदर आईटीसी में आप क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर आपकी ऑल अदर आईटीसी कितनी है, ऑल अदर आईटीसी है 2,57,040 रुपए। मैं इसको जूम करके बता देता हूँ। जो ऑल अदर आईटीसी में वो है 2,57,040 और 52,920 सीजीएसटी 52,920 एसजीएसटी, है ना। तो इसको मैं यहाँ पर मैनुअली चाहूंगा तो इस जगह पर मैं इसको मैनुअली भी डाल सकता हूँ। और यहाँ पर मुझे डालना होगा ऑल अदर आईटीसी में कितनी हमारी बन रही थी, देखिए मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। ऑल अदर आईटीसी में हमें 2,57,040 रुपए आईजीएसटी के हेड में डालने हैं, तो मैं यहाँ पर आईजीएसटी के हेड में डालूंगा 2,57,040 रुपए। और सीजीएसटी और एसजीएसटी के हेड में हमें कितनी क्लेम करनी है, तो वो है 52,920 और 52,920, तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा 52,920 और 52,920, है ना। इस तरह से मैनुअली फाइल करना तो मैनुअली फाइल कर लूंगा। और यदि मैं जेसन फाइल जनरेट करके आता हूँ तो हमारा इसमें जो भी आईटीसी वाली जो टेबल है इसमें जो भी 1 2 3 4 5 जो भी भाग है अपने आप वहां से उठकर आ जाएगा, ठीक है ना। इसका नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आईटीसी रिवर्सल अदर्स में। अब इसमें क्या है कि दोस्तों जो देखिए यहाँ पर ये किसी और का केस है तो इसमें 11,852.69 और 11,852 रुपए 69 पैसे आ रहे हैं, है ना। तो आईटीसी यदि आपको रिवर्स करनी है
तो आपको इस कॉलम में डालना होगा, है ना। जैसे कि आपने परचेज किया था सप्लायर से और सप्लायर ने आपके लिए क्रेडिट नोट इशू कर दिया, तो जो क्रेडिट नोट इशू किया है आपके सप्लायर ने, तो उस पर जो भी टैक्स है वो आपको वापस करना होता है ना। आईटीसी जो है वो आपको रिवर्स करनी होती है। तो यहाँ पर आईटीसी यदि आपको रिवर्स करनी है तो यहाँ पर मैनुअली आपको आईटीसी रिवर्स करनी होगी, जितनी भी आपकी आईटीसी रिवर्स करनी बन रही है ना, वो आपको इस जगह पर करनी है। और नीचे आ जाएगा नेट आईटीसी अवेलेबल, जैसे कि इस केस में दिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 1,23,445 रुपए 2 पैसे यहाँ पर आ गए, और 81,198 रुपए 59 पैसे यहाँ पर क्लेम किया जा रहा था, जिसमें से वापस कर दी 11,852 रुपए 69 पैसे। तो 81,198 रुपए 59 पैसे में से 11,852 रुपए 69 पैसे कम कर देंगे तो ये 69,345 रुपए 90 पैसे रह जाएंगे, और इतना ही आपका एसजीएसटी एड में रह जाएगा। तो नेट आईटीसी जो हम क्लेम करने जाएंगे वो इतनी हमारी आईटीसी हो गई है ना। तो इस तरह से दोस्तों आपको इसको समझना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज आप और समझ लें कि जैसे देखिए ऑल अदर आईटीसी में जब हम जाते हैं सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करते हैं, तो देखिए जो भी हमने परचेज की वो इस जगह पर आ रही है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब आप परचेज रिटर्न की एंट्री करेंगे, ठीक है ना, डेबिट नोट वाउचर में जब आप परचेज रिटर्न की एंट्री करेंगे वो भी फिगर इसी में शामिल हो जाएगा और माइनस हो जाएगा ना। तो वो क्या करना है, आपको अलग से वहां दिखाना होगा, है ना। जीएसटी पोर्टल पर आपको ऐसे नहीं चलेगा। जीएसटी पोर्टल पर आपने परचेज की जो आपकी आईटीसी वो आपको अलग से दिखानी होगी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। और आईटीसी रिवर्स करनी है तो आईटीसी रिवर्स के लिए आपको यहाँ पर अलग से, यानी परचेज रिटर्न जब आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में करेंगे तो वहीं पर उसमें से माइनस कर देगा, लेकिन आपको अलग से बतानी होगी। जितनी आईटीसी क्लेम करना वो अलग से बताना होगा, और जो आप माइनस फिगर है ना, जो आपको आईटीसी वापस करनी है वो आपको यहाँ पर अलग से डालनी होगी। तो दोस्तों मैं समझता हूं आपने ये 4 नंबर की टेबल भी अच्छे से समझ ली होगी। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, इसको मैं फिर से अल्ट टैब बंद करके और इसको इसी तरह से ले लेता हूं। इसके बाद है मैंने 3.1, 3.2 और 4 जो एलिजिबल आईटीसी टेबल थी, ये चारों टेबल और इनके उपभाग भी समझ लिए, किसमें कौन सी जानकारी जाएगी और किस तरह से जाएगी, और जीएसटी पोर्टल की मदद से भी मैं आपको समझा रहा हूं। अब है 5 नंबर की टेबल, वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट निल रेटेड एंड नॉन जीएसटी सप्लाई, है ना। तो यहाँ पर 3,08,000 सो रहे हैं। इसको जब आप सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए इसके दो भाग हैं, है ना। एक तो क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, 5 नंबर टेबल ऊपर बताया गया कौन सी, वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट और निल रेटेड, एग्जेम्प्ट निल रेटेड और नॉन जीएसटी सप्लाई, है ना। तो यहाँ पर आपको अलग अलग देखिए यहाँ पर बताना पड़ेगा, फ्रॉम ए सप्लायर अंडर कंपोजिशन स्कीम एग्जेम्प्ट एंड निल रेटेड, यानी आपने जो परचेज की है, कौन सी परचेज की है, निल रेटेड परचेज की है, एग्जेम्प्ट परचेज की है ना। तो वो जो आपने निल रेटेड और एग्जेम्प्ट जो परचेज की है, या फिर आपने कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन से इस तरह की परचेज की है, तो वो आपको यहाँ पर आएगी 3,08,800 रुपए। क्या लिखा हुआ है इसमें, फ्रॉम ए सप्लायर अंडर कंपोजिशन स्कीम, यानी ऐसा सप्लायर जो की कंपोजिशन स्कीम जिसने ऑप्ट कर रखी है ना, और उससे आपने कुछ परचेज की है। कौन सी परचेज, निल रेटेड परचेज की है, तो वो आपको इसमें देनी है। एग्जेम्प्ट और निल रेटेड सप्लाई तो 3,08,800 रुपए है। और यदि आपने कोई नॉन जीएसटी सप्लाई ली है, इनवर्ट सप्लाईज है ना, जिस पर जो कि नॉन जीएसटी, जिस पर कि जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, तो वो आपको इसमें देनी होगी ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इस टेबल को भी बताते हैं कि ये 5 नंबर की टेबल जो है वो आपको किस तरह से यहाँ पर दिखेगी। देखिए मैंने बताया था यहाँ पर 5 नंबर की टेबल है ये वाली, है ना। इसमें आपको ये वाली जानकारी देनी होती है। अंदर जाएंगे, अंदर जाने के लिए क्या करना, जो उपभाग है वो आपको अंदर जाने होंगे ना, तो आपको उपभाग देखेंगे। जैसे 3.1 का उपभाग देखना है ना, क्या फिगर गया है, तो आपको टोटल पहले जब आप जाएंगे जीएसटी 3B पर, तो आपका डेटा के साथ जब आप जेसन फाइल जनरेट करके जाएंगे तो आपको ऊपर ही यहाँ पर इस तरह से फिगर दिखा दिए जाएंगे। जिस तरह देखिए यहाँ पर आईटीसी की फिगर दिखाया जा रहा है ना, इसमें कोई मैंने अभी भरा नहीं है इसलिए इसमें कुछ भी नहीं आ रहा, तो ऊपर ही आपको फिगर शो हो जाएंगे। अंदर जाने के लिए आपको ये जो नीला हिस्सा है जिस भी टेबल का, उस टेबल में अंदर जाना है तो नीले हिस्से पर आप क्लिक कीजिए, तो अंदर आप उपभाग देख पाएंगे, और उन उपभाग में आपकी क्या क्या जानकारी गई है, क्या क्या अमाउंट है, वो सब कुछ आपको शो हो जाएगा। अब देखिए 5 नंबर की टेबल है, एग्जेम्प्ट निल रेटेड एंड नॉन जीएसटी इनवर्ट सप्लाईज। जब हम इसमें अंदर जाएंगे ना, 5 नंबर की टेबल में अंदर जाएंगे तो आपको ये इस तरह से मिलेगा। देखिए यहाँ पर है 5 वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट निल रेटेड एंड नॉन जीएसटी इनवर्ट सप्लाईज। तो जीएसटी पोर्टल से आप जैसे आप जेसन फाइल जनरेट करके आएंगे तो अपने आप फिगर इस जगह पर आ जाएंगे, और आप मैनुअली डालना चाहते तो आपको किस तरह से डालना है। देखिए यहाँ पर है नेचर ऑफ सप्लाई, फ्रॉम ए सप्लायर अंडर कंपोजिशन स्कीम एग्जेम्प्ट एंड निल रेटेड, यानी आपने जो इनवर्ट सप्लाईज लिए, जो परचेज की है ना, वो एग्जेम्प्ट है, निल रेटेड है, या कंपोजिशन स्कीम से वाले से ली है, तो आपको इंटर स्टेट सप्लाई यहाँ पर डालनी होगी, और इंट्रा स्टेट सप्लाईज आपको इस जगह पर डालनी होगी। नॉन जीएसटी सप्लाई है तो आपको इंटर स्टेट यहाँ पर डालना होगा, जितनी भी आपने नॉन जीएसटी सप्लाई ली है, और इंट्रा स्टेट लिए तो इंट्रा स्टेट आपको इस केस में डालना होगा। तो ये 5 नंबर की टेबल है जिसमें कि हमको इनवर्ट सप्लाईज की जानकारी देनी होती है, जो कि हमने एग्जेम्प्ट और निल रेटेड परचेज की है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद है 5.1 टेबल, इंटरेस्ट एंड लेट फीस पेबल। अब देखिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर जब हम जीएसटी पोर्टल पर जाएंगे तो ये देखिए 5.1 नंबर की टेबल है, इंटरेस्ट एंड लेट फीस फॉर प्रीवियस टैक्स पीरियड। तो इसमें क्या होता है,
इससे पिछले पीरियड में यदि आपने कोई लेट फाइल की है अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न, है ना, तो जितने दिन आपने लेट की थी, तो उसके बाद जब आप जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि पिछले जो आपने लेट फाइल की थी अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न, उस पर कितनी लेट फीस बनी, वो अपने आप यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाती है। इस टेबल को भी अंदर जाकर देखते हैं। इंटरेस्ट आपको मैंने बताया था स्वयं कैलकुलेट करके और आपको डालना होता है ना। तो इसमें भी हम चलते हैं, इस वाली टेबल में भी 5.1 नंबर टेबल में देखिए, ये वो वाली टेबल है जिसमें कि हमें लेट फीस और इंटरेस्ट के बारे में यहाँ पर डालना होता है, ठीक है। तो देखिए लेट फीस, देखिए यहाँ पर कुछ भी हम नहीं डाल पाते हैं ना, क्योंकि क्या लेट फीस अपने आप कैलकुलेट होकर आती है। इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना होता है, यानी मैंने आपको बताया था कि जिस पीरियड की, जैसे मान लीजिए मई पीरियड की हम अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, है ना, और उसमें क्या है कि लाइबिलिटी हमारी है 4 लाख रुपए की, आईटीसी है 3 लाख रुपए की, तो 1 लाख रुपए क्या है कि हमको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करने होंगे, तो कोई बात नहीं है। लेकिन हम लेट हो गए 10 दिन, तो 10 दिन का हमको 1 लाख रुपए पर इंटरेस्ट निकालना होगा। और जिस हेड की जितनी लाइबिलिटी है, यानी 1 लाख की जो हमारी लाइबिलिटी है उसमें 40,000 आईजीएसटी की हेड की है, तो 40,000 रुपए पर अलग आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 30,000 सीजीएसटी और 30,000 एसजीएसटी है, तो 30,000 रुपए पर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके सीजीएसटी और एसजीएसटी की हेड में डालना होगा, हेड वाइज ही आपको इंटरेस्ट यहाँ पर पे करना है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इन टेबल में आपकी जानकारी जाती है। अब दोस्तों ये समझ लेते हैं, थोड़ी सी इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है, जैसे कि इस जगह हम देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि लाइबिलिटी और आईटीसी इसी में सेटअप होती है, और सेटअप होने के बाद लाइबिलिटी बच जाती है तो हमको टैक्स पे करना होता है, चालान जनरेट करना होता है। और लाइबिलिटी कम होती है, आईटीसी ज्यादा होती है, तो क्या है, लाइबिलिटी सारी की सारी हमारी आईटीसी सेटअप हो जाती है, और जो आईटीसी बचती है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती है आगे के लिए, है ना, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जीएसटी पोर्टल पर शो होती रहती है। और आगे की पीरियड में जब हमारी लाइबिलिटी बनेगी तो उससे हम एडजस्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए इस केस में देखते हैं यहाँ पर क्या है कि 3.1 टेबल किसकी होती है, हमारी आउटवर्ड सप्लाईज की लाइबिलिटी की टेबल होती है। तो लाइबिलिटी देखेंगे तो हमारी कितनी बन रही है, 2,18,950 रुपए। टैक्स अमाउंट में देखिए 2,18,950 रुपए है ना, ये तो इसी का भाग है ना। तो 2,18,950 रुपए हमारी लाइबिलिटी बन रही है, और आईटीसी बन रही है 3,63,130 रुपए। तो हमारी आईटीसी ज्यादा है, लाइबिलिटी कम है, तो सारी की सारी लाइबिलिटी हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी सेटअप हो जाएगी, और ये अपने आप करेगा, जीएसटी पोर्टल सेटअप हो जाएगी। सेटअप होने के बाद जो हमारी बच जाएगी आईटीसी वो आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, तो हमें कुछ भी टैक्स पे नहीं करना होगा। लेकिन इस स्थिति में भी दोस्तों हमको एक टैक्स पे करना होगा, वो कौन सा होगा, चलिए वो जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर जब मैं 3.1 टेबल को यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए ये जो 250 रुपए है इनवर्ट सप्लाई लाइबल रिवर्स चार्ज के, है ना। अब इस केस में क्या हो रहा है कि हमारी आईटीसी ज्यादा है, लाइबिलिटी कम है, हमको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, चालान जनरेट नहीं करना है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन फिर भी हमको 250 रुपए का चालान जनरेट करना होगा। क्यों, क्योंकि इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज के अंतर्गत आपकी जो लाइबिलिटी बनती है, जैसे कि हमारी लाइबिलिटी बन रही है 250 रुपए की, तो ये आपको चालान जनरेट करके ही पे करनी होगी। आपकी आईटीसी कितनी भी बनी रहे, आईजीएसटी के हेड में आईटीसी आपकी 1 लाख भले ही बनी रहे, है ना, लेकिन वो कैरी फॉरवर्ड होकर आगे चली जाएगी, है ना, लेकिन उससे ये सेटअप नहीं होगी। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज के लिए आपको चालान जनरेट करना होगा, यानी कैश में या बैंक से आपको इसका पेमेंट करना होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से आपको पे करना होगा। तो इस स्थिति में क्या हो रहा है कि हमारी कोई भी लाइबिलिटी नहीं बन रही, क्योंकि लाइबिलिटी हमारी सारी सेटअप हो गई, आईटीसी ज्यादा थी, लेकिन फिर भी ये 250 रुपए हमारे इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज के अंतर्गत हमारी आईजीएसटी के हेड में 250 रुपए की लाइबिलिटी बन रही है, इसको हमको कैश में ही पे करना होगा। इस स्थिति में भी हमें 250 रुपए का चालान जनरेट करना होगा और इस लाइबिलिटी को पे करना होगा। और इसकी आईटीसी तो यहाँ पर मिल ही रही है, देखिए एलिजिबल आईटीसी में आते हैं तो ये 250 रुपए हम ले ही ले रहे हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, धन्यवाद।